नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीपी पांडे सांकृत्य। आज आप सुनेंगे राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक 22वीं सदी का भाग 6, राम और ग्रामीण। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सुनते 22वीं सदी का भाग 6, राम और ग्रामीण। अगली आवाज उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ से टीपी पांडे की। ग्राम और ग्रामीण। 5 बजने से पहले ही मेरी नींद खुल गई थी। मैं उठकर उस समय खिड़की से आकाश की ओर देख रहा था। चारों ओर तारे बिखरे हुए थे। चंद्रमा मेरे सम्मुख नहीं था, किंतु चांदनी नजर आती थी। चांदनी में खिड़की के बाहर लताओं पर लदे हुए फूल खूब दिखाई पड़ते थे। गुलाब की भीनी भीनी सुगंध दबे पांव मेरे कमरे में आ रही थी। अभी 10-5 मिनट ही बीते होंगे कि गोले की आवाज हुई। 5 बज गए। थोड़ी ही देर में देव भी आ गए। उन्होंने पहले झांक कर देखा। जब मैं बैठा पाया तो भीतर आए। पूछा, क्या स्नान अभी होगा? यदि अभी तो क्या यहीं घर के नल पर स्नान पात्र में, स्नानागार में, गर्म कुंड में? मैंने कहा, यहीं स्नान कर लूंगा। कल तो मुझे शौच की आकांक्षा ही नहीं हुई थी। अब देव ने बतलाया कि पीछे की ओर वह पाखाना है और प्रत्येक घर का अलग अलग पाखाना है जिसमें नल लगा हुआ है। पाखाना हो लेने पर नल घुमा देने से पानी की बड़ी तेज धारा आती है जो मल को नलों के द्वारा बहा ले जाती है। पीछे यह भी मालूम हुआ कि पाखानों पर भंगी नहीं रखे हुए हैं। भंगी तो अब कोई जात ही नहीं है। हाँ, नल बिगड़ जाने पर कोई आदमी जो नलों के सुधारने पर नियुक्त है उसे ठीक कर देता है। सारे गांव का मैला बड़े बड़े नलों द्वारा 2-3 कोस की दूरी पर जाता है। वहां पर बड़े बड़े गड्ढे कलों द्वारा खोदे तैयार कर रहते हैं। मिट्टी नीचे से खुदी और बाकी आसपास लगी रहती है। इधर मैला गिरता जाता है, उधर मशीन उस पर मिट्टी फेंकती जाती है। मशीनें बिजली के जोर से चलती हैं जो चलाने वाले भी दूर रहते हैं। यद्यपि मिट्टी से ढके रहने से तथा खुली हवा से मैले का संपर्क न होने से वहां दुर्गंध नहीं मालूम होती, तो भी संचालक लोग मशीन के बिगड़ जाने पर वहां जाते हैं। एक गड्ढे के भर जाने पर पहले से दूसरा गड्ढा तैयार रहता है। उसी तरह यह भरा गड्ढा 4 वर्ष तक बंद छोड़ दिया जाता है। पीछे खोद कर उनमें से कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाकर वह वृक्षों में खाद की भांति उपयुक्त होता है। मैं अपने बिस्तर से झट उठ खड़ा हुआ। पहले शौच गया। पाखाना स्वच्छ था। वह पाखाने सा मालूम ही नहीं होता था। अभी मैं मकान की पिछली ओर नहीं गया था। देखा, घर से 10-10 हाथ तक भूमि में वैसे ही फूल बेल बूटे लगे हुए हैं जैसे कि सामने की ओर। अतिथि विश्राम की संपूर्ण श्रेणी के आगे पीछे एक मार्क सी लगी यह फुलवारी बड़ी सुंदर मालूम होती है। मैंने पीछे देखा, सभी श्रेणियों का प्रबंध ऐसा ही है। अपने घरों के सामने आमने सामने फुलवारियों को ठीक रखना, अपने अपने घरों को स्वच्छ शुद्ध रखना घर वालों का अपना काम है। मैं शौच कर आकर स्नान के कमरे में गया। जाकर देखा, ठंडे और गर्म जल के 2 नल लगे हुए हैं। सफेद दूध की भांति चीनी मिट्टी का पत्थरा सा मजबूत, 2 हाथ लंबा, 1.5 हाथ चौड़ा, 2 हाथ गहरा स्नान पात्र, क्या एक कुंड ही जमीन में मड़ा हुआ है। नल की बगल में दीवार से लगे एक स्थान पर साबुन की टिकिया तथा उससे ऊपर खूंटियों पर सफेद तौलिया
और एक धुली हुई लुंगी रखी थी। गर्म पानी का नल खुला हुआ है और हौज लबालब भरा हुआ है, तो भी पानी ऊपर से कहीं निकलता है। मैंने हाथ पांव धोया, विचार किया कि अब दतुअन करना चाहिए। दतुअन तो दिख नहीं पड़ी। हाँ, साबुन की टिकिया के पास एक चांदी की डिब्बी पर एक दांत का ब्रश दिखा। बोलने पर डिब्बी खोलने पर डिब्बी के अंदर सुगंधित दांत की लेई मिली। मैंने विचारा, मालूम होता है अब दतुअन का रिवाज ही नहीं रहा। पीछे विश्वामित्र ने बताया कि सेब ग्राम के लिए 5000 दतुअन चाहिए। अब फजूल के पेड़ तो यहाँ है नहीं। अच्छे पेड़ों से दतुअन तोड़ी जाने लगे तो नित्य ही 1-2 पेड़ सिर्फ एक गांव के लिए ही खराब हो जाए। फिर भूमंडल की जनसंख्या तो 1.5 अरब है, इसलिए ब्रुश और मंजन का प्रबंध किया गया है। अनार, बादाम आदि के छिलकों को क्या हम लोग बेकार जाने देते हैं? सबसे मंजन का कोई न कोई और काम की वस्तु बनाई जाती है। मैंने ब्रुश और लेई से दांत मुंह साफ किया और कुंड की प्रविष्ट होकर साबुन से मल मल कर नहाया। इस प्रकार नहा धो कपड़े बदलने पर देव ने आकर एक कल घुमाई और स्नान पात्र का सब जल निकल गया। उसी कमरे में एक और खिड़की के पास एक ऊंचे स्थान पर स्वच्छ आसन बिछा हुआ था। मैंने वहां जाकर कुछ व्यायाम किया। इसके बाद बैठने के कमरे में आया। अब सूर्य की तिद्धिमा प्राची दिशा में फैली हुई थी। सूर्य बिंब की एक पतली सुनहरी रेखा ही अभी दिखाई पड़ती थी। जगह जगह पक्षियों का मधुर कलरव अब भी जारी था। हवा के झोंके सामने के फूलों को हिला रहे थे। सड़क और सामने के घरों की शोभा और स्वच्छता बिखरी हुई थी। मेरा भी चित्त अत्यंत शांत और प्रसन्न था। इस समय विश्वामित्र भी आ गए। उसके साथ पद्मावती भी थी। मेरे कहने पर वे दोनों भी पास ही रखी कुर्सियों पर बैठ गए। अद्यपि चेहरा छोड़ सभी का सारा शरीर ढका हुआ था, तो भी गर्म मकान में सर्दी कहाँ थी। शास्त्रों वर्णनीय बातें हैं, सबका वर्णन कैसे हो सकता है। पुरुषों और स्त्रियों की पोशाक देखने में यही नहीं कि बहुत सुंदर थी, बल्कि उसमें कोई वस्तु व्यर्थ, अनुपयोगी और हानिकारक भी न थी। मैंने काम के समय तो पुरुष स्त्रियों दोनों की ऊनी जंघियां, नीचे लंबा मोजा और सारा पैर ढके हुए एक प्रकार का जूता पहने हुए देखा। मैंने आश्चर्य से देखा कि वहां चमड़े की कोई चीज न थी। जूते भी थे एक तरह की मोटी जीन की, जो देखने में चमड़े से मालूम होती थी, और उनके तल्ले 1.5 रबर के थे। कुर्तों के नीचे एक गर्म कोट और सबके सर पर एक ही प्रकार की टोपियां थी, किंतु मालूम होता है यह पोशाक काम के वक्त की थी, क्योंकि रात को भोजन के समय तथा संस्थागार में पोशाक न थी। सबके सिर पर एक प्रकार की गोल टोपी, पैरों तक लंबे गर्म कोट और नीचे पतलून थी। स्त्रियों के पहरावे जूता, मोजा, साड़ी और कुर्ती है। अधिक सर्दी पड़ने पर वे एक लंबा गर्म कोट भी पहनती हैं तथा सिर पर टोपी भी लगाती हैं। स्त्री या पुरुष कोई किसी प्रकार का भी जेवर नहीं पहनता। कलाई या पॉकेट की घड़ियां का भी चलन नहीं। निर्बल दृष्टि वाले, जिन्हें उनकी आवश्यकता है, चश्मा भी लगाते हैं।
पर हर एक व्यक्ति के पास एक एक फाउंटेन पेन और एक एक रोजनामचा भी देखा। कल का वृतांत लिखने की जब मेरी इच्छा हुई तो मुझे भी एक बड़ा रोजनामचा और एक फाउंटेन पेन मिली। नींव प्रायः बिल्कुल भी सोने की थी, शायद कड़ाई के लिहाज से कुछ इरिडियम नोक पर लगाई गई हो। क्लिप भी सोने की है। पौंड और मुहर तो चलते ही नहीं। न लोग आभूषण पहनते हैं, न गाड़ कर रखने की काम है। वह उन्हीं सब चीजों में उसका उपयोग होता है। विश्वामित्र और पद्मावती के आने के थोड़ी ही देर बाद इस्माइल भी अपनी साथिन प्रियंवदा के साथ पहुंचे और कहा, अब 7 बजने ही वाला है। आज जलपान के बाद शिशु उद्यान देखना अच्छा होगा। प्रियंवदा वहां की सहायक अधिष्ठात्री हैं। अभी यह मुख्याधिष्ठात्री साथिन फातिमा को इस बात की सूचना भी दे आई हैं। मैंने भी कहा है, बहुत अच्छा, इस समय शिशु उद्यान देखा जाए और दोपहर के बाद चिकित्सालय। इसी बीच गोली की आवाज आई और हम लोग भोजनागार की ओर चले। सड़क की दोनों ओर आसपास के मकानों की शोभा और ही थी। सब मकानों की बनावट, दृढ़ता, स्वच्छता और सुंदरता का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। पूर्वतः ही हम लोग हाथ मुंह धो कुर्सियों पर बैठे जलपान के लिए एक एक जलेबी, 2-2 अंडे और एक एक गुलाब जामुन एक तस्तरी में रखे थे। दूसरी तस्तरी में ताजे तथा सूखे कुछ फलों के कतरे और एक गिलास साफ जल के अतिरिक्त एक गिलास खाली भी रखा था, जिसमें पीछे से गर्म दूध दिया गया। पूर्ववत घंटी पर खाना आरंभ हुआ। अब हम लोग विश्वामित्र, इस्माइल, प्रियंवदा और मैं वहां से शिशु उद्यान की ओर चले। मालूम हुआ कि शिशु उद्यान गांव के अंत में है। रास्ते में पूछने पर विश्वामित्र जी ने कहा, पान ही का नहीं, अब बहुत सी चीजों का रिवाज उठ गया है। तंबाकू खाना पीना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, भंग, अफीम किसी का अब पता नहीं। बात यह है कि जो नशीली चीजें हैं वे तो हैं ही वर्जनीय। उनका रोकना तो उनकी हानिकारिकता के कारण ही आवश्यकता था, किंतु जो आवश्यकता है उन्हें भी राष्ट्र ने बंद कर दिया। कोई चीज एक आदमी के लिए बिना विशेष स्वास्थ्य आदि हेतु के नहीं दी जा सकती। सबके लिए नियम एक होना चाहिए। जिस तरह आवश्यक कपड़े साल भर में एक आदमी को मिलते हैं, सारे राष्ट्र में उसी तरह ही प्रत्येक को मिलते हैं। यदि पान का प्रबंध किया जाए तो सारे राष्ट्र के लिए प्रबंध करना होगा। भारत में 35 करोड़ आदमी रहते हैं। आप विचार कर सकते हैं, इतने आदमियों में के पान, छाली, चूना, कत्था तैयार करने में लाखों आदमियों को लगा रहना पड़ेगा। इतनी फजूल खर्ची करना आज राष्ट्र कैसे गंवारा कर सकता है? जो लाखों बीघे खेत पान तंबाकू पैदा करने में फंसे रहते हैं, आज उनमें अन्य उपयोगी पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं। मैंने कहा, तुम्हारी आज की राष्ट्रीय प्रगति ने तो सारे ही दिव्य दर्शनों के लिए एक ही पर्याप्त कुल्हाड़ी ढूंढ निकाली है। फिर मैंने पूछा, अब हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई के पृथक भोज आदि का झगड़ा तो रहा नहीं, किंतु
मांस खाने वालों का कैसे निपटारा होता होगा। इस पर विश्वामित्र ने कहा, अब असली मांस मिलता ही नहीं, नकली मांस जितना चाहे उतना मौजूद है। और अंडा, अब तो परम सात्विक फलाहार है। अब क्या यूरोप अमेरिका में सूअर आदि नहीं पाले जाते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस्ती में यहीं न देखिए कहीं कोई जानवर है। पहले जैसे मैंने बंदरों के बारे में बताया था, उसे जाति उन्मूलन प्रक्रिया से सूअर, कुत्ता, बिल्ली सबका जाति उन्मूलन हो गया है। केवल प्राणी विद्या के विद्यार्थियों के उपयोग के लिए कहीं कहीं उन्हें पाल कर रखा गया है। चमड़े का तुम लोगों ने तो व्यवहार छोड़ दिया, इसलिए मांस छोड़ने से उधर तकलीफ नहीं उठानी पड़ती होगी, किंतु इतना तो दूध का खर्च है, जिसके लिए गायें तो बहुत पालनी पड़ती होंगी। खैर, मारने से नहीं तो अपनी मौत से तो उनमें से हजारों मरती होंगी। उनका चमड़ा भी क्या मशीनों के बेल्ट के लिए लाया जाता है। मशीनों का बेल्ट भी चमड़े से कहीं मजबूत कानविस की बनती है। चमड़े को अलग करना, सिझाना आदि बड़ा गंदा काम था, इसलिए वायु बहुत दूषित हो जाती थी। अतः वह काम भी एकदम छोड़ दिया गया। पशु के मरने पर उसे खोद कर गाड़ दिया जाता है, पीछे खाद हो जाने पर उसे व्यवहार में लाया जाता है। ऐसे बेकार तो जहाँ तक हो सकता है कोई भी बीज जाने नहीं पाती। हड्डियों को हम लोग पूरा उपयोग लेते हैं, गोबर आदि भी खाद के लिए उपयुक्त होते हैं। हम लोग बातें करते जा रहे थे, रास्ते में मिलने वाले सभी नर नारी मेरी ओर देखते चले जाते थे। ग्राम पहाड़ के नीचे और नदी के किनारे होने से लंबाई अधिक है। चौड़ाई में तो 5 सड़कें ही हैं। सड़कें अच्छी चौड़ी हैं, जिनके दोनों ओर घने वृक्ष लगे हुए हैं। प्रत्येक सड़क के दोनों ओर गृह श्रेणियां हैं। प्रत्येक श्रेणी का पिछला भाग अगली श्रेणी के पिछले भाग से मिला है, अर्थात दोनों भाग एक ही में जुड़े हैं। इस प्रकार चौड़ाई में 6 श्रेणियां हैं। गांव की लंबाई पूर्व पश्चिम है। एक श्रेणी की समाप्ति पर उत्तर दक्षिण जाने वाली एक एक सड़क है। यदि कोई आदमी ग्रामीण कार्यालय से चले तो एक एक चौराहे पर अतिथि विश्राम श्रेणी मिलेगी। इसके बाद साधारण श्रेणियां हैं। 3 चौराहे पार कर चौथे पर संस्थागार पड़ेगा, जो 2 श्रेणियों के बराबर जगह घेरता है। यही ग्राम पुस्तकालय में लगा हुआ एक बड़ा हॉल है। यहाँ से आवश्यकतानुसार पुस्तकें श्रेणी पुस्तकालय में भी आती जाती रहती हैं। संस्थागार और भोजनागार में एक ही सड़क का अंतर है। गांव के नए और बड़े बड़े सिलाई आदि के काम तो दर्जी ग्रामों आदि से बनकर आते हैं, किंतु फिर भी कोई बीच में मरम्मत या जल्दी के काम के लिए ग्रामीण कार्यालय के सामने सीने रंगने, बिजली के शीशों को रखने, बदलने आदि का काम होता है। इसके उत्तर की ओर उससे ही लगा हुआ धोबी खाना है, जहां मशीनों के द्वारा कपड़ों की धुलाई, कलप आदि होती है। कपड़ों के सुखाने के लिए यहीं बड़े बड़े गर्म हाल हैं। उससे एक सड़क लांघ कर भोजन की वस्तुओं का गोदाम है। उसी से लगी मोटरों को ठहरने की जगह तथा अन्य वस्तुओं का गोदाम है। अंत में सामान मरम्मत के काम के लिए मिस्त्री खाना है, जहां लोहार बढ़ई का भी काम होता है। इन सभी जगहों पर मरम्मत का वही काम होता है जिसकी जल्दी रहती है।
नहीं तो वे चीजें उन ग्रामों को भेज दी जाती हैं जहां केवल उन्हीं का काम होता है। इस प्रकार मालूम हो सकता है कि ग्राम के सभी कार्यालय पश्चिम और उत्तर दक्षिण की सड़क पर पड़ते हैं। संस्थागार, भोजनागार बीच में और शिशु उद्यान तथा चिकित्सालय ग्राम से बाहर पूर्व तरफ है। लंबाई की सड़कें अधिक चौड़ी हैं तथा उन पर छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। इच्छा हुई पहले शिशु उद्यान देखूं, पर भोजन का समय हो गया था, इसलिए भोजनागार की ओर मुड़ा। जब भोजनागार 20 गज रह गया तभी 11 का गोला दगा। अब लोग पुनः पूर्ववत हाथ मुंह धोकर भोजन के लिए बैठ गए। इस वक्त का भोजन वही था जिसे पहले समय से लोग कच्चा भोजन कहा करते थे। रोटी, दाल, भात, मांस, साग, कढ़ी, पकौड़ी सभी चीजें परोसी गई थी। मेरी दाहिनी ओर विश्वामित्र और बाहीं ओर इस्माइल बैठे थे। हम लोग जरा पहले गए थे, इसलिए 2-1 मिनट अभी देर थी। मैंने कहा, इतने में पाकशाला ही देखाएं। भोजनागार के दक्षिण तरफ पाकशाला थी। जाकर देखा, सभी चीजों का बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तन हैं, जिन्हें उतारने चढ़ाने का काम मशीनों ही से लिया जाता है। आटा गूंथना, रोटी बनाना मशीनों द्वारा ही होता है। आग का काम बिजली देती है। इतनी बड़ी पाकशाला जिसमें 5,000 आदमियों का भोजन बनता है, किंतु कहीं कालीख नहीं, धुआं नहीं। हर एक वस्तु के डालने के लिए उतारने का भी समय है, आँच का भी माप है, अतः किसी वस्तु में गड़बड़ी होने की गुंजाइश नहीं। यद्यपि सभी वस्तुएं स्वच्छ शुद्ध ही आती हैं, तब भी भोजन के गुण अवगुण के विशेषज्ञ जब तक किसी वस्तु के लिए अनुमति नहीं दे देते, तब तक वह नहीं बन सकती। वह पहले ही बतला चुके हैं कि असली मांस अब नहीं मिलता, किंतु मांसों नहीं मिलता, किंतु कई ऐसे पदार्थ रासायनिक योग से तैयार किए गए हैं जिनमें स्वाद भिन्न भिन्न मांसों का आता है और गुण भी वही। पाकशाला में पुरुष और स्त्री दोनों ही भांति के पाचक हैं। परोस कर थालियों कटोरियों को लकड़ी के तख्तों पर सजाना जाता है, जिनके पूरा हो जाने पर भोजनागार में बिजली ही से घुमाया जाता है। ऊपर से 2-3 आदमी उतार कर मेजों पर रखते जाते हैं। भोजन समाप्त होने फिर उस भांत उन्हीं तख्तों पर थालियों और दूसरे बर्तन रखकर धोने के कमरे में पहुंचाए जाते हैं, जहां गर्म जल और शोधक पदार्थ द्वारा मशीन ही उसको माजा जाता है, मशीन से ही इसको माजा जाता है। बचा हुआ झूठा भोजन मोटर पर लाद कर बाहर एक जगह गाड़ दिया जाता है, जिसकी खाद बनती है, किंतु बहुधा लोग उतना ही लेते हैं जिसमें अधिक जूठा छूटने न पाए। घंटी बजने से पूर्व ही हम लोग अपने आसन पर बैठ गए थे। पीछे प्रेम पूर्वक खूब भोजन हुआ। मुंह हाथ धोकर जब हम लोग चिकित्सालय की ओर चले तो हमारे साथ देवमित्र भी थे। हम लोग चिकित्सालय में पहुंचे। साथिन मनोरमा तथा उनके अन्य सहायकों के द्वारा द्वार पर ही हमारा स्वागत किया। एक सहायक चिकित्सक को छोड़कर चिकित्सालय के सभी कार्यकर्ता महिलाएं ही थीं। सहायक चिकित्सक कोई दूसरे नहीं, मनोरमा के पति श्री रहीम बख्श थे। दोनों ही दंपति ने तक्षशिला में चिकित्सा का पूरा अध्ययन किया था। जब आप लोगों का
कश्मीर का है। जन्म आप लोगों का कश्मीर का है। मैंने समझा था 5,000 की अब आबादी है तो रोगी भी इसी के अनुपात में होंगे, किंतु यहाँ बिल्कुल 50 रोगी दिखाई पड़े। मालूम हुआ कि अधिक से अधिक एक बार 100 तक बीमारों की संख्या पहुंची थी। कोढ़, बवासीर, अपभ्रंश, राजक्षमा, मृगी, दमा आदि रोगों का जब संसार से ही नाम उठ गया तो यहाँ कहाँ से मिले। मामूली ज्वर, सिर दर्द, अजीर्ण, कोट, चोट, फाट यही साधारणतया रोग में होते हैं। मनोरमा ने कहा, अब चिकित्सा शास्त्र की बहुत सी पढ़ाई सिर्फ पढ़ने ही के लिए होती है। औषधि चिकित्सा का तो यह हाल है ही, शल्य चिकित्सा की ओर भी कम आवश्यकता पड़ती है। आज से 2 शताब्दी पूर्व चिकित्सकों को इसका बहुत उपयोग करने का अवसर मिलता था। तरह तरह की नई बीमारियां, राजरोग, युद्ध आदि कितने कारण थे जो सदा उनके पास रोगियों की भीड़ लगाए रखते थे। मैं इसके लिए अफसोस नहीं करती। यदि कभी ऐसा दिन आवे कि कोई रोग ही न हो तो कैसा अच्छा होगा। कालांतर में चिकित्सा शास्त्र का प्रचार भी लुप्त हो गया तो भी कोई चिंता की बात नहीं, किंतु हाँ, यदि एक ओर रोगियों की चिकित्सा का काम कम पड़ा है तो दूसरी ओर स्वास्थ्य विषयक अनेक नियमों के प्रचार के लिए पूरा समय मिला है। भोजन, आच्छादन, रहन सहन सभी में स्वास्थ्यदायक और पोषक गुणों का अधिक समावेश होने का प्रयत्न करना चिकित्सा का आवश्यक कर्तव्य हो गया है। रहीम और मनोरमा ने चिकित्सा के सभी स्थानों को भली प्रकार दिखाया। रोगियों के रहने, खाने पीने के प्रबंध के विषय में क्या कहना। चारों ओर स्वच्छता ही स्वच्छता का साम्राज्य था। रोगी, सुश्रुत महिलाएं रोग की आधी पीड़ा को अपने सहानुभूतिपूर्ण मधुर वचन और सरस बर्ताव से दूर कर देती हैं। औषधियों का कोष बहुत भारी है। उपयोगी हथियार और यंत्र भी पर्याप्त रखे हुए हैं। चिकित्सालय की पाकशाला आदि सभी का निरीक्षण करके अब हम लोग वहां से विश्राम स्थान को लौटे। मैंने विचार किया, कल और आज की बहुत बातें मुझे रोज नामचे में लिखनी है। अभी 1 बजा, तब तक यह काम करूंगा। शाम को आने के लिए कहकर इस्माइल और प्रेमवदा तो चली गई, किंतु देव विश्राम स्थान पर पहुंचाकर लौटे। मैंने विश्वामित्र से रोज नामचा लिखने की बात कही। वह भी अपने कमरे में चले गए। मैं अकेला कलम निकालकर लिखने बैठा। लिखने योग्य बातों का तो ठिकाना नहीं था, किंतु मेरे पास समय और स्थान का संकोच था। मैंने जहाँ तक हो सका मुख्य मुख्य अंशों को ही संक्षेप में लिखना निश्चित किया। कोई प्रधान बात कहीं छूट न जाए, इसलिए मैंने निश्चित किया कि दिन भर के लेखनीय विषय को रात्रि में सोने से पहले अवश्य लिख डालना चाहिए। दोस्तों, धन्यवाद। यह अध्याय समाप्त हुआ। अगला अध्याय आप सुनेंगे, शिशु संसार। धन्यवाद।